Yes, myself, डॉक्टर प्रशांत कुमार, और मैं आज आपको बताऊंगा DLED 4th सेम के बच्चों को कि आपकी जो मातृभाषा जो है वह जब आपकी प्रादेशिक जब आपकी भाषा बनती है, राज्य भाषा जब बनती है हिंदी, और प्रादेशिक भाषा के तौर पर हम जब प्रचार और प्रसार में आते हैं तो हमारी हिंदी का प्रचार और प्रसार कैसे संभव होता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा। आज का हमारा विषय भी यही है। पार्ट नंबर आपका 5 है और पार्ट नंबर 5 के साथ में ही सबसे बड़ी बात है कि आज आपका अनंत चौदस है, तो मैं उसकी हार्दिक शुभकामनाएं आपको सौंपता हूँ। और साथ ही साथ मैं यह भी आपको बताना चाहूँगा तो मैं आपको जो है साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आपके जो भारतीय आपका संविधान है, संविधान में जो आपका 343 जो आपका अनुच्छेद है, यह कहता है कि देवनागरी जो लिपि है वह हिंदी संघ की राजभाषा है। मतलब भारत का जो संपूर्ण काम है वह मातृभाषा हिंदी में ही किया जाता है। चाहे वह आपके ऑफिस के काम हो, कार्यालय के काम हो, कोई भी काम हो, तो वह आपके मातृभाषा हिंदी में ही किए जाते हैं। और मातृभाषा की हिंदी के को ज़्यादा वो करने के लिए, विकसित करने के लिए, महत्व देने के लिए यह भी भारतवर्ष का कर्तव्य है कि वह अनुच्छेद 351 को संविधान ने इन सभी प्रावधानों की पूर्ति के लिए बनाया। और ये वाले 351 के बात पर विस्तार से विचार करने के लिए संविधान के अंतर्गत ही राजभाषा का आयोग भी बनाया गया। और साथ ही साथ आयोग में ये भी प्रार्थनाएं उनसे बनाई गई, उनसे प्रार्थनाएं हुई कि एक संसदीय एक मीटिंग का वो बनाया जाए, और मीटिंग और जो आपके आयोग है वह भी इन सभी बातों पर विचार करने के लिए एक और दूसरी समिति को बनाना चाहते थे। और यहाँ पर आपको क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ने 24 अप्रैल सन 1960 में, कब 24 अप्रैल आपके 1960 में राष्ट्रपति जी ने यह आदेश पारित किया कि मातृभाषा के हिंदी के विकास तथा प्रचार प्रसार के कार्यक्रमों के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वह जो आदेश पारित किया, और वह पारित होने के बाद जो मातृभाषा को राजभाषा बनाने के लिए जो कार्यक्रम जो लागू किए गए, जो प्रोग्राम बनाए गए, तो पहला जो था उसमें पॉइंट जो है वह था कि आपके सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग तथा प्रशासनिक साहित्य का जो भी है, चाहे आपके नियम हो, बीएम हो, फार्म हो, वह सब आपके मातृभाषा हिंदी में ही बनाए जाएं। सेकंड जो उन्होंने बनाया नियम कि समस्त भारत में हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए जो भी विधियां हैं वह ढंग से पूर्ण रूप से लागू की जाएं।
पॉइंट नंबर 3 उन्होंने किया कि आपके यांत्रिक उपयोग के लिए भी देवनागरी को बनाया जाए, मतलब जो मशीनीकरण के जो काम है वहाँ पर आपकी देवनागरी की ही लिपि को प्रस्तुत किया जाए। फोर्थ उन्होंने कहा कि हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों के ज्ञान का माध्यम बनाने के लिए भी उपयुक्त आपकी शब्दावली और विश्वविद्यालय के स्तर पर मानक ग्रंथों को बनाया जाए, मतलब वह जो ग्रंथ आपके जो पूर्व साहित्य में लिखे गए हैं उन सभी मानक ग्रंथों को हिंदी का एक आधार बना करके उनको लागू किया जाए। अच्छा, 5वां था कि आपके सरकारी कर्मचारियों को हिंदी में कामकाज करने का एक प्रशिक्षण भी दिया जाए ताकि वह जब मातृभाषा में कामकाज करना प्रारंभ करें तो उन्हें कोई किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अच्छा, पॉइंट नंबर 6 आपका ये कहता है कि विधि के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग के लिए विधि शब्दावली का निर्माण भी किया जाए, मतलब जो भी आपके संविधान से संबंधित जो भी विधिवत जो क्षेत्र है, विधायी का जो क्षेत्र है, वो उन सभी क्षेत्रों के लिए भी मातृभाषा हिंदी को ही महत्व दिया जाना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य था कि आपके सरकारी जो कामों के लिए हिंदी को प्रायोजित उसमें करना और यह हिंदी में ही सारे कामकाज को देखना, सौंपना, यह सब क्या था कि यह दृढ़ संकल्प करने में जितना ताकत प्रशासन और गवर्नमेंट को दिखानी चाहिए थी वह उतनी नहीं दिखाई गई। वह क्या थी कि ये आपकी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बाहर के लोग थे, अंग्रेजों से वो मिलती आज़ादी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं दास थे, तो वो बोले अंग्रेजी को ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि आपके अंग्रेज भारत की एजुकेशन जो पॉलिसी को इतना ज़्यादा वाहियात बना करके गए थे कि यहाँ के जो लोग हैं वो सिर्फ बड़े बाबू ही बन पाए, ना कि वे कौशल प्रशिक्षण में कामयाब हो पाए। तो सन 1960 में 24 अप्रैल में प्रेसिडेंट के आदेश के बाद सन 1990 जो थी आपकी 1995 में और 1996 में 1996 में अमर उजाला ने एक बात एक अपने यहाँ का एक पत्र है, अमर उजाला बड़ा ही मान्यता प्राप्त वो पत्र है, वह उसने एक बात कही थी, वह कही थी क्या वाद विवाद निबंध भाषण एवं सुलेखन टंकड़ अंताक्षरी प्रश्न मंच शीर्षक लेखन शब्दावली परिपत्र लेखन जैसे दूसरे कार्यक्रम जो है वो राजभाषा अधिनियम के तहत ही लागू करना ही काफ़ी है, या भारतीय समाज में अंग्रेजी के वर्चस्व को तोड़े बगैर सभी दफ्तरों में हिंदी को सम्मानजनक हम स्थान नहीं दे पाएंगे और कुछ और करने की आवश्यकता हमको करनी पड़ेगी। प्रशासनिक आपकी सूचनाओं संसदीय राजभाषा समिति के मेंबरों, बैंकों एवं मंत्रालयों, अधिकारियों, तकनीकी विशेषज्ञों, हिंदी के प्रकाशकों, विद्यालय के पाठ्यक्रमों और कामकाज की इन सभी और आंदोलन कर्मियों की बातचीत से यह चीज बिल्कुल सामने आती है कि गवर्नमेंट के जो भी आंकड़े हैं उनके हिसाब से भले ही राजभाषा कामकाज की तुलना में पहले से ज़्यादा दिखाई पड़ रही हो, परंतु हिंदी के विकास के लिए भी यहाँ पर हमको भी संकल्प और अपनी इच्छा शक्ति का और विकास करना है। और यह भी हमें जान पड़ता है कि यहाँ पर जो प्रशासन ने भी हिंदी के महत्व को इतना ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया है। मतलब सबसे पहली बात तो है कि यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं, यहाँ के जो लोग हैं, जो भी दफ्तरों में काम करने वाले लोग हैं, प्रशासनिक आपके सेवाओं में जो लगे हुए लोग हैं, उन सबको ही खुद की मातृभाषा के विकास के लिए काम करना पड़ेगा, न कि कहीं बाहर से कोई लोग यहाँ पर आएंगे और जो कि यार इस बात पर विचार करेंगे। दूसरी बात थी कि होम मिनिस्टर से संबंध संसद की स्थायी समिति ने जो भी आपकी नई से नई सूचनाएं
लागू की और यह इस बात पर गंभीरता से एक अपनी चिंता व्यक्त की कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजभाषा की विभिन्न परियोजनाओं के लिए आवंटित जो धन था वह केवल हाफ ही हिंदी के प्रचार प्रसार में वो लोग दे पाए, जबकि हाफ पैसा जो था आपका आधा पैसा उन्होंने बचा लिया। और मतलब प्राप्त जानकारी के अनुसार 92 से लेकर 97 तक के दौरान के लिए कुल 8 करोड़ रुपए ही भारत की सरकार ने दान दिए या हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उनको दिए गए। तो किसी किसी साल में क्या हुआ, किंतु 1996 की जून की बात करें तो जून में केवल 4 करोड़ 16 लाख रुपए ही खर्च किए जा सके हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। और यह बहुत ही शर्म और धिक्कार की बात है कि हम स्वयं की मातृभाषा के प्रचार और प्रसार के लिए भी इतना ज़्यादा कार्य नहीं कर रहे हैं और जितना पैसा हमको इसमें खर्च करना चाहिए हम वह पैसा भी खर्च नहीं कर रहे हैं। तो किसी साल तो क्या हुआ कि जो धन जो हिंदी के प्रचार के लिए आवंटित था वह भी पूर्ण रूप से उसमें प्रयोग नहीं पाएगा। और ये वाले प्रयोग के पीछे की जो मुख्य वजह रही वह रही कि राजभाषा विभाग की 10 परियोजनाएं पिछले कई वर्षों से बिल्कुल ज्यों की त्यों पड़ी हुई हैं, मतलब डस्टबिन में पड़ी हुई हैं आपकी। और यही नहीं, राजभाषा विभाग में 364 अतिरिक्त पदों को भी अभी तक नहीं भरा जा सका है। मतलब राजभाषा के जो 364 पद खाली थे वो अब तक यहाँ तक भी ज्यों के तो खाली ही पड़े हुए हैं। तो जो भी आपकी समिति ने 9वीं अनुदान रिपोर्ट में जो डाटा जो दिया और वह डाटा देने के बाद यह भी अधिनियम को लागू किया कि भारतीय जो आपका सरकारी जो कोष है वह कोष में अधिक से अधिक इस्तेमाल धनराशि का नहीं किया गया है हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। और इस पूरे आयोग आपकी समिति ने अतिरिक्त पदों पर जो ढील जो दी वह वित्त मंत्रालय की कर्मचारी जांच इकाई की ढिलाई पर भी वह अपनी चिंता को व्यक्त करने लगे। बोले कि जब तक कर्मचारियों की संख्या ही पूरी नहीं होगी तो हम हिंदी का प्रचार प्रसार कैसे पाएंगे कर। दूसरी बात थी कि आपकी संसदीय राजभाषा की एक समिति की आपकी संयोजिका बीना वर्मा जी ने ये बात कही कि सच्चाई यह है कि राजभाषा अधिनियम को सही ढंग से लागू करने के मामले पर गंभीरता से विचार नहीं किया जा रहा है। और क्या कारण है कि आपकी 4 रिपोर्टों के पर सन 92 से लेकर 93 में ही जब प्रेसिडेंट ने आदेश पारित कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वह इस समय तक लागू नहीं किया गया। तो यह देश के लिए बहुत बड़ी एक विडंबना रही कि मातृभाषा को प्रेसिडेंट के आदेश के बावजूद भी उसमें कोई महत्व पर विचार नहीं किया गया। और दूसरी क्या बात रही कि हम स्वयं भी हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए इतने ज़्यादा गंभीर नहीं दिखाई दिए। और दूसरी बात है कि आपकी राज्यसभा की आपकी सांसद बीना वर्मा जी का कहना है कि सन 1976 में संसदीय आपकी राजभाषा की जो समिति जो बनाई गई वह बनाई तो, लेकिन उसके जो ठोस परिणाम जो आने चाहिए थे, उसके जो ठोस नतीजे तो दिखाई पड़ने चाहिए थे, वह सामने नहीं आए। और यह कहा जा रहा है कि मंत्रालयों में राजभाषा अधिनियम को इतना लागू किया जा रहा है और यह इसकी देखरेख के लिए भी एक उप समिति बनाई है। मतलब कह रहे हैं कि पहले यह तो देखा जाए कि जो ये जो
समिति बनाई है ये कितना काम कर रही है, तो ये भी जांच करने के लिए एक और उसकी एक शाखा बनाई है। अच्छा, और श्रीमती वर्मा ने तो ये भी कहा कि समिति के जो आपके सदस्य के राजभाषा के प्रश्न को वो बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते हैं, और यहाँ तक कि प्रशासन और जो गवर्नमेंट है वह भी हिंदी के महत्व को गंभीरता से नहीं लेता है। और शायद यही एक मुख्य वजह है कि हिंदी के विचारों को विकसित करने के लिए जो भी आपके परामर्शदाता ने जो भी बैठकें की, वह बैठकें मतलब दैनिक तौर पर नहीं की जाती हैं, और ना ही ये जो समितियां विचार करती हैं, ना ही इनके विचारों पर कोई ध्यान दिया जाता है। तो श्रीमती वर्मा जी का ये भी कहना है कि अगर हम छोटे से छोटे निचले स्तर पर कर्मचारी हिंदी पर काम भी कर लेते हैं, लेकिन बड़े अधिकारी जो हैं वह मातृभाषा हिंदी में काम करने को इतना महत्व नहीं देते। और यह भी उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया कि राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों की एक गोपनीय एक सूचना बनाई जाए, और यह बात भी दर्ज होनी चाहिए कि सभी संपूर्ण अधिकारी गण केवल हिंदी में ही अपना काम करेंगे, और अगर वह हिंदी के अलावा किसी दूसरी भाषा में काम करते हैं तो उन पर एक उचित कार्यवाही की जानी चाहिए। इलाहाबाद में जो आपके राजभाषा प्रबंधक डॉक्टर ओम निश्चल जी का मानना है कि मंत्रालयों की तुलना में बैंकों में जो है वह हिंदी का जो कामकाज का जो लेवल है वह विकसित किया गया है, लेकिन गवर्नमेंट के जो आंकड़ों में प्रगति नहीं दिखाई दे रही है। यही जो हालत है यह बहुत ही भयावह हालत है, और बैंकों में हिंदी के कामकाज पर अब तक 5 पुस्तकों को कहने वाले डॉक्टर ओम साहब ये कहते हैं कि मोटे अनुमान के तौर पर हिंदी भाषी क्षेत्रों में, विशेषकर जहाँ पर गांव हैं, ग्रामीण इलाकों के जो बैंक हैं, ऐसे कि आपके भारतीय ग्रामीण जो बैंक हैं जो आपके गांव में जो दिखाई पड़ती हैं, तो वहाँ पे 60 से 90% हैं बैंकों में जो कामकाज किया जाए, क्योंकि गांव के लोग उनको अंग्रेजी के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है, तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर 60 से 90% तक काम हिंदी में ही किया जाता है। लेकिन जो जहाँ पर आपकी दूसरी अन्य भाषाएं, आपकी उर्दू है, हिंदी है, वहाँ भी यह अनुपात 40% हिंदी में काम किया जाता है, और हिंदी भाषी क्षेत्रों में 20% है। जबकि जो मंजिल जो हो, उसकी उद्देश्य जो होना चाहिए, उद्देश्य जो हो वह कम से कम 55% का हो, जो कि आज कितना है 40 और 20% है। तो और यह भी कहना है, कई बार यह भी देखा जाता है कि हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़े और हिंदी के जो वीक्स होते हैं उनके दौरान भी कामकाज अंग्रेजी में ही चलता रहता है। और उनका यह भी कहना है कि बैंकों में हिंदी को व्यापार प्रबंधन, जनसंपर्क और प्रचार कार्यों से भी जोड़ने की जरूरत है। मतलब जो भी हम जनसंपर्क करें, जो भी कार्य करें, उन सब को हमको हिंदी ही लागू करनी चाहिए और हिंदी का ही प्रयोग करना चाहिए। और भारत सरकार द्वारा जो भी अपने कार्यक्रमों को नए नए माध्यमों से आगे बढ़ा रहे हैं, इन सभी को चाहिए कि इन सभी को हिंदी प्रचार प्रसार को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले आपकी सरकारी आपकी संस्थाएं, दूसरी आपकी स्वतंत्र संस्थाएं, और तीसरी आपकी स्वैच्छिक संस्थाओं में हिंदी को बांटना चाहिए। तो ये कैसे कैसे हम हिंदी के प्रचार और प्रसार को आगे पाएंगे कर, तो यह जो काम है वह हमने 3 भागों में बांट दिया है। और पहले यह कहते हैं कि सबसे पहले तो यह काम हमको प्रशासन को ही यह तय करना पहली बात तो यह है कि
प्रशासन को ही यह तय करना है कि वह सबसे पहले अपना काम, अपने देश का काम, प्रशासनिक काम सारा हिंदी में ही करे। तो सबसे पहला जो आता है पॉइंट कि आपकी सरकारी संस्थाओं में कैसे हम हिंदी के प्रचार प्रसार को दिखा पाएँ। तो केंद्रीय मंत्रालय में हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए कुछ ना कुछ कार्य आपके अवश्य होते रहते हैं, लेकिन एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री जो है, विधि मंत्रालय जो है, मैं विशेषकर व्यापक रूप से भिन्न भिन्न कार्यक्रम बनाए जाते हैं। एजुकेशन मंत्रालय जो आपका है वहाँ पर हिंदी के प्रदेशों में माध्यमिक विद्यालयों में द्वितीय भाषा के ज्ञान के लिए 100% अनुदान देता है। मतलब वहाँ पर आपका अगर आप हिंदी सीखने जाते हो, हिंदी से कोई दूसरी भाषा, तो वह आपको 100% आपको कोई ना कोई पारिश्रमिक आपको, या कहा जाए कि पारिश्रमिक के साथ साथ स्कॉलरशिप, आपकी छात्रवृत्ति जैसी बहुत सारी जो है वस्तुएं हमें प्रदान करता है। और इसके साथ ही साथ देश विदेश में भी हिंदी के प्रचार प्रसार में और स्वैच्छिक संस्थाओं के गाइडलाइंस के लिए भी शिक्षा मंत्रालय ही काम करता है। और सरकारी कार्यालयों में भी हिंदी के प्रयोग के विस्तार के लिए गृह मंत्रालय भी कई सारे ब्यूरो, विभागों और संस्थाओं का संचालन करता है। तो यहाँ आज मैं आपको पहला पॉइंट बता दिया हूँ। दूसरे पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो स्ववित्त पोषित जो संस्थाएं हैं या जो आपकी शैक्षिक जो संस्थाएं हैं वह आपका कितना काम कर रही हैं, है ना। तो यह मैं आपको दूसरी वीडियो के आपको माध्यम से बताऊंगा। आज के लिए आपके लिए इतना ही बहुत है। और मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्र 4th सेम के से कहना चाहता हूँ कि आपके 3rd सेम के पेपर आपके होने वाले हैं, आप लोग देखिए। और आज ही आपके प्रेसिडेंट साहब का कल शाम को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब जी का भी देहांत हुआ है, तो हम उनकी आत्मा के लिए भी शांति की वो प्रार्थना करते हैं। तो आप लोग अपना जो घर है वहाँ पर रहें, सेफ रहें, पढ़ते रहें और अपनी तैयारियों में मस्त रहें। मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार को बार बार आपको ज्ञान बताता रहूँगा, आपको सौंपता रहूँगा। तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपना जो घर है वहाँ पर रहें, सेफ रहें और अपने कामों को करते रहें। जिन बच्चों ने तक अपने प्रोजेक्ट असाइनमेंट नहीं सेंड किए हैं वो भी अपने भेज दें, बहुत ही भारी उनका आभार रहेगा। और यही बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार और आपका धन्यवाद।